हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। आज अपन आ गए हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है इनकम मेथड। पिछले वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड समझ लिया, उसका पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है, वो जो एक सुप्रसिद्ध शानदार लवाबदार टेढ़ा पड़ीगियो टाइप तरीका होता है, उस तरीकों को भी हमने क्रैक कर लिया, जिससे हम भविष्य में कभी भी वो फॉर्मूला नहीं भूल सकते। तो आज भी ऐसा ही कर रहे होंगे, हम इनकम मेथड को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे और रियलिटी चेक करते हुए ये समझेंगे कि यार कैसे इनकम मेथड ड्राइव किया गया है, ताकि हम कभी भी उसको ना भूलें। क्योंकि हम भूलते वो हैं जो याद करते हैं, जो समझा जाता है वो कभी नहीं भूला जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ने देख लिया कि कैसे प्रोडक्शन की मदद से हम वैल्यू एड निकालते हैं और उसको वैल्यू एड मेथड कहते हैं। अब अपन सीख रहे हैं कि जब वो वैल्यू लोगों की कमाई में कन्वर्ट होती है, यानी कि जब आप पैसा कमाते हो तो उस कमाई से कैसे नेशनल इनकम निकलती है, इसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। इसके दो नाम और होते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। दोनों नाम बिल्कुल सजेस्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मतलब टोटल पैसे में से आपका कितना शेयर है, या फिर फैक्टर पेमेंट। अपन ने पहले भी बात करी है कि नेशनल इनकम का मतलब फैक्टर इनकम होती है, तो जिन लोगों ने वो फैक्टर इनकम कमाई उनके लिए वो फैक्टर पेमेंट की कैटेगरी में आती है। ठीक है, कंपनी के नजरिए सोचे तो वो फैक्टर पेमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार चलो एक रैंडम बात करते हैं कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं, आज मैं बाजार में जाऊं तो हमें कैसे कैसे प्रकार के कमाने वाले लोग दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें दिखेंगे वो लोग जो कि किसी एक कंपनी से सैलरी ले रहे हैं या रोज दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। तो पहले प्रकार की जो कमाई होती है उसको हम बोलते हैं सीओई। क्या बोलते हैं बेटा? सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वो लोग जो कि अपना पैसा किसी एम्प्लॉयर के थ्रू कमाते हैं, या सैलरी के फॉर्म में या वेजेस के फॉर्म में। अब अगर आपके घर में कोई वैसा व्यक्ति होगा जो सैलरी लेता हो, आजकल स्टार्टअप कल्चर काफी चल रहा है, तो जो सैलरी लेता है ना व्यक्ति, वो सैलरी पूरी की पूरी उसके हाथ में नहीं आती। आपने एक शब्द सुना होगा सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि उसको जो सैलरी मिलती है उसमें कई सारे डिडक्शंस, एडिशंस, ये सब होते रहते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक व्यक्ति है 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो उसको 50,000 रुपए पूरे हाथ में नहीं मिल रहे, उसको वो पैसा तीन अलग अलग तरीकों में मिलता है। कौन से तीन अलग अलग तरीके? पहले देखो, सबसे पहला होता है वो पैसा जो कि उसको कैश में मिलता है। सबसे पहले वो पैसा जो कि उसको कैश में मिलता है, यानी कि जो तनख्वाह उसको हाथ में मिलती है। अब तनख्वाह के अलावा उसको कुछ फैसिलिटीज भी मिलती हैं जो कि कंपनी देती है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन का बिल हो गया, पेट्रोल के एक्सपेंस हो गए, या ड्रेस का पैसा हो गया, या फिर कुछ XYZ कोई और खर्चा हो गया जो कि कंपनी कर रही है उसके लिए। जैसे वो होता है ना कि भाई बीच में जो दिन का खाना होगा वो कंपनी के अंदर ही होगा, ऑफिस में कैंटीन के अंदर ही। ठीक है, तो अब हमें तो क्या लग रहा है, चलो कंपनी हमको है ना फ्री फंड में खाना खिला रही है, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अगर कंपनी के नजरिए सोचे तो कंपनी ने पर यूनिट लगा रखा, भाई एक पर पर्सन का है 200 रुपए पर दिन का खाना, तो 6,000 रुपए हम इसको और दे रहे हैं फॉर फूड एक्सपेंसेस। कंपनी के नजरिए में 6,000 रुपए आपके फूड एक्सपेंस में जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यानी कि एक तो आपको कैश में मिला, वो पैसा आपका हुआ, साथ साथ में जो आपको कंपनी की तरफ से फैसिलिटीज मिली है वो भी आप ही की सैलरी के अंदर काउंट होता है कंपनी के नजरिए से। ठीक है, सब दो चीजें हो गई, एक तो कैश में मिला, एक काइंड में मिला। काइंड मतलब कोई फैसिलिटी मिल गई। तीसरा, अब आपने देखा होगा जनरली, मतलब बेसिकली मैं तो मानता हूं कि सारे एम्प्लॉय जो है ना, वो कुछ पैसा, थोड़ा सा पैसा अपनी सैलरी का पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कराते हैं, ताकि जब वो रिटायर होंगे तो उनको इकट्ठा पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट। इसको इको की भाषा में बोला जाता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सादा भाषा में इसको समझो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्या लिखा हुआ वर्ड पकड़ना, एम्प्लॉयर है, यानी जहां आप काम कर रहे हो उन्होंने आपकी तरफ से पैसा कहीं पीएफ में डाल दिया है, तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, आपका नहीं है। आपका क्यों नहीं है सर? सर मान लो मेरे पास सैलरी है, मैंने उसमें से LIC करा ली, वो भी इस कैटेगरी में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, एम्प्लॉयर नहीं कहलाएगा। तो वो इसी के अंदर है, क्योंकि आप सैलरी को जो कैश में मिला आपको उसी में से डालोगे, तो यहां काउंट कर लिया, तो बार बार काउंट करने की जरूरत।
ठीक है, तो हम जब बाजार में गए तो सबसे पहले हमें व्यक्ति मिला पैसा कमाते हुए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के फॉर्मेट में। ठीक है, चलो भाई हमने देख लिया 3 प्रकार से पैसा उनको लेते हैं, कॉस्ट टू कंपनी ये होता है। और आगे बढ़े, अब बोलो कि यार पैसा कमाने का कोई और तरीका, नौकरी नहीं करनी है मेरे को, पैसा कमाने का कोई और तरीका। तो पैसा कमाने का दूसरा तरीका आया, अगर आपके पास कोई जगह है तो आप क्या कमा सकते हो, रेंट के फॉर्मेट में पैसा कमा सकते हैं। अमाउंट रिसीवेबल बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम टेनेंट फॉर द यूज ऑफ हिज लैंड। आपके पास पैसा है, आपके पास जमीन है, तो आपने उसको रेंट पे दे दिया, ये भी पैसा कमाने का एक तरीका है। सही बात है सर। पहला हो गया सैलरी किसी के काम करके, दूसरा आपके पास कोई जगह है तो उसको रेंट पे देके। और एक तीसरा तरीका होता है जिसको मैं भी काफी हद तक यूज करता हूं, वो है क्या है ये क्या है बालक, ये है हमारी पुस्तक। अब जब आप ये पुस्तक को खरीदते हो, क्योंकि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट है, इतनी पतली है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसमें पूरी इको मैक्रो पूरी आ जाती है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर, इतना तो पीछे का सैंपल पेपर में ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बुक आप लेते हैं, तो क्योंकि मैंने ये बुक बनाई है, इसमें मेरी मेहनत है, तो जब भी आप ये बुक लेते हैं तो इस बुक की टोटल प्राइस का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 15% हो, वो मुझे मिलता है, जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। तो ये भी पैसा कमाने का एक तरीका है। रॉयल्टी इज द इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स टू सबसॉइल एसेट, ऐसे एसेट जिसको मैंने मेरे ही खेत में उगाया है, मतलब जिनको मैंने खुद ने बनाया है, उनकी लीजिंग राइट दे रहा हूं। मतलब एक पब्लिशर है जिसको मैं बोल रहा हूं कि आप बेचो, तो उसके बदले में वो मुझे क्या दे रहे हैं, एक रॉयल्टी फी दे रहे हैं। तो ये भी पैसा कमाने का तरीका हो गया, सैलरी लेके हो गया, रेंट लेके हो गया, कोई सामान बना के उसको बेच के हो गया। और कैसे पैसा कमा सकते हैं, सोचो कैसे कमा सकते हैं। तो अपन आए यार, एक और तरीका होता है पैसा कमाने का, कोई मेरे पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है तो मैंने लोन दे दिया, उसके बदले मुझे ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एक चीज याद रखना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके एक नंबर को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। नेशनल इनकम हम सिर्फ फैक्टर इनकम पे काउंट करते हैं, मतलब मेहनत का पैसा, प्रोडक्टिव पैसा। तो इसलिए अगर आपने लोन दिया है फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्टिव यूनिट को लोन दिया है, तो उस पे मिलने वाले इंटरेस्ट को हम फैक्टर इनकम में काउंट करेंगे। यानी जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसके आगे एक लाइन लिखी हुई है, इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड टू प्रोडक्टिव यूनिट। किसी नॉन प्रोडक्टिव पर्पस से अगर आपने पैसा दिया है तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे देश को कोई फायदा नहीं है, वो तो आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। और पैसा कैसे कमाएंगे सर, कंपनी के मालिक भी तो पैसा बनाएंगे, आपने तो कमा लिया, कंपनी के मालिक भी तो पैसा बनाएंगे, अंबानी जी, अडानी जी, ये भी तो पैसा बनाते हैं। तो यहां पर पांचवा तरीका आया पैसा कमाने का, जिसको हम बोलते हैं, पांचवा है ये, रॉयल्टी अलग काउंट करनी, प्रॉफिट। अब भाई प्रॉफिट जो होता है ना एक कंपनी का, वो पूरा का पूरा उसके मालिक का नहीं है। प्रॉफिट में से सबसे पहले जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या जाता है, टैक्स। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स में चले गए। ठीक है, 60 रुपए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मुझे मिल गए। ठीक है, बाकी क्या हुआ, बाकी सेविंग के फॉर्मेट में हो सकता है कंपनी रख ले, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। समझो बात को, रिटेन्ड का मतलब रखना, रिटेन वापस रख ली, क्या, अर्निंग। मैंने अपना कमाई वापस रख ली, तो इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, जिसको हम कहते हैं सेविंग। तो प्रॉफिट जो है वो भी 3 टुकड़ों में हो सकता है भाई। 100 रुपए का प्रॉफिट और 100 रुपए मेरे पास नहीं आएंगे, 20% टैक्स में चला जाएगा, उसके बाद थोड़ा भविष्य के लिए रख लिया, जो बाकी बचा कुछ होगा वो मेरी जेब में आता है। हो गए, पूरा बाजार खत्म हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति रह गया क्या जिसकी कमाई हम नहीं कैलकुलेट कर पाए, बताओ। कोई ऐसा व्यक्ति, चलते चलो चलते, अरे सब्जी वाले भैया, अरे मोची वाले भैया, आप तो रह गए, इनकी कमाई कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है हमारे इनकम ग्रुप के अंदर जिनकी कमाई को बेसिकली हम डायरेक्ट ट्रेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक अलग सेगमेंट बना दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। इट रेफर्स टू द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, जो खुद ही मेहनत करके खुद ही पैसा कमा रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, फार्मर्स, बार्बर एटसेट्रा, जो कि कॉर्पोरेट फॉर्म में नहीं है, तो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है, खुद का धंधा कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया सारा पैसा कमाने का तरीका। एक बार इस सबको एक कागज पे लिख ले, कितना बेहतर रहेगा, देखे। देखो मैं यहां लिख लेता हूं इसको। तो हम जब पैसे कमाने की बात बोली, तो हमने कहा सबसे पहले तो एम्प्लॉइज,
इनको पैसा या तो इन कैश में मिलता है, या फिर इन काइंड में मिलता है, या फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। लिख दो ना, हाँ एम्प्लॉय नहीं, इसको हम पीएफ के फॉर्मेट में लिख देते हैं समझने, ठीक है। या फिर सर रेंट के फॉर्मेट का पैसा, या फिर सर रॉयल्टी के फॉर्मेट का पैसा, या फिर सर किसी चीज का इंटरेस्ट, या फिर सर प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी 3 टुकड़े होते हैं सर, कौन सा? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड यानी कि आपका शेयर का पैसा, और रिटेन्ड अर्निंग यानी कि सेविंग। और सर उसके बाद अल्टीमेटली आता है आप लोगों का मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम का शॉर्ट फॉर्म होता है MY। MI नहीं लिखेंगे हम इनकम को कभी भी भविष्य में, ठीक है। कहीं लिखें तो मगर मैं गलती से लिख दूं तो मुझे टोक जरूर देना। MI नहीं लिखेंगे, MY लिखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि I जो छोटा फॉर्म है ना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमिक्स में रजिस्टर्ड है पहले से, कि भाई इन्वेस्टमेंट को I बोलते हैं, तो इसलिए इनकम को I नहीं बोल सकते, इस इनकम को हम Y बोलते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। जब हम इस हर एक प्रकार की इनकम को जोड़ लेते हैं तो हमको जो मिलता है उसको हम कहते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ने से जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं NDPFC। क्या बोलते हैं? NDPFC, ठीक है। अब आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम होती है आपकी NNPFC, इसमें से आप NFIA इसमें से ऐड कर दो, NFIA को, आपकी नेशनल इनकम निकल कर आ गई। यह है सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल। इजी है, सबकी कमाई देखी, सबकी कमाई को जोड़ा, आपका नेशनल इनकम आ गया। अब एक छोटी सी चीज, सर क्या इतना आसान है बस 6 चीजों को जोड़ना है? जी बिल्कुल, ये इतना ही आसान है। अगर आपको कंपनसेशन एम्प्लॉय डायरेक्टली मिल जाए तो आपको ये चीजें नहीं देखनी है, ये नहीं मिलता तो इन कैश, इन काइंड और ये 3 चीज ढूंढ लो, तीनों को जोड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर आ जा भाई, अरे जा, रेंट डायरेक्ट मिलेगा, रॉयल्टी डायरेक्ट मिलेगी, इंटरेस्ट डायरेक्ट मिलेगा, प्रॉफिट डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो 1 2 3 चीजों को जोड़ो, प्रॉफिट आ जाएगा। मिक्स्ड इनकम इसके बाद है। अब इस काम को कभी कभी और आसान कर देते हैं, इजी कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि रेंट, थोड़ा वो डिजाइन अलग लेते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, काफी हद तक ये चीजें धंधा चलाने वाला पैसा है कि नहीं? रेंट भी एक तरीके से धंधा, रॉयल्टी भी, इंटरेस्ट भी और ये सब। तो इसलिए इन चारों को ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। क्या? इन चारों को ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं दिख जाए तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, ना रेंट ढूंढना, ना रॉयल्टी ढूंढना, ना इंटरेस्ट ढूंढना, ना प्रॉफिट ढूंढना। आप सीओई निकालो, ये दो वो दो, तीनों को जोड़ो, आपका काम हो गया, खत्म, इजी हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है, आसान है, इजी है, सिंपल है। तो ये क्या हो गया? ये नेशनल इनकम निकालने का तरीका हो गया थ्रू इनकम मेथड। पहला मेथड अपन ने जो पढ़ा था उससे जीडीपी एमपी आता था, फिर हम नेशनल इनकम तक पहुंचते थे। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा यानी कि ये इनकम मेथड, इससे आपका एनडीपीएससी आता है, जिससे हम एनएनपीएस से नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। इसमें ये 4-5 चीजें हैं, इन 4-5 चीजों को ऐड करते हैं, नेशनल इनकम आ जाता है। क्लियर है? अब इसके प्रिकॉशंस देख लें। प्रिकॉशन का मतलब सिंपल भाषा में होता है हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या सादा भाषा में आपको कौन कौन से अलग क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला बेसिक है सारे, ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं होती नेशनल इनकम में, बचपन से अपन ने पढ़ा है, अभी भी वही पढ़ना है। सेकंड हैंड गुड्स नहीं काउंट होते। शेयर्स या बॉन्ड ये काउंट नहीं होते, पर इन पे दिए जाने वाला कमीशन काउंट या प्रॉफिट जो है ना वो काउंट होता है, क्योंकि शेयर्स और बॉन्ड पहली बार में कंपनी के थ्रू आते हैं, उसके बाद तो प्रोसेस कर लिए जाते हैं। विंडफॉल गेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। विंडफॉल गेन्स का मतलब क्या होता है? हवा के साथ बहता हुआ पैसा, बहुत जल्दी वाला, जैसे लॉटरी हो गई है ना, कोई स्कॉलरशिप हो गई, ये नेशनल इनकम में कभी काउंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कोई मेहनत करके नहीं कमा रहा है, ये बस इधर से उधर जा रहे हैं। सट्टे में क्या हो रहा है? इसका पैसा इसके हाथ में चला गया, बना नहीं पैसा। तो जब भी पैसा बनता नहीं है तब तब काउंट नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आप कभी काउंट नहीं करोगे, आपने देखा होगा एनआईटी माइनस किया जाता है। नेशनल इनकम जो होती है ना वो एनएनपीएससी होती है, तो एससी का मतलब क्या है कि एनआईटी को माइनस किया जाता है, और तो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस किया जाता है, क्योंकि टैक्स बढ़ाने से नेशनल इनकम नहीं बढ़ती है, ठीक है। पुरानी सेविंग अगर आपने कहीं यूज करी है तो वो भी काउंट नहीं होगी, तो पुरानी सेविंग तो पिछली बार की नेशनल इनकम में काउंट हो गई। समझ गए? तो 2 मेथड आपके समाप्त हो गए। तीसरा मेथड तो इतना आसान है
जब इसको करोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा सर ये तो चुटकियों वाली बात हो गई। तो कल उसको देखते हैं और कल इसको समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद नेशनल इनकम की थ्योरी करेंगे क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं। एंड टिल देन बालकों, कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।